क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य यानी कि प्रधान पीठ कहाँ है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। तो राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना राजस्थान के तात्कालिक राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड, राजस्थान के तात्कालिक राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड ने एक अध्यादेश निकाला। कब निकाला? 29 अगस्त 1949 को। और इस अध्यादेश के तहत राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 29 अगस्त 1949 को। कहां पर की जाती है? जोधपुर में की जाती है। कहां पर की जाती है? जोधपुर में की जाती है। और जोधपुर के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ की स्थापना की जाती है और साथ ही साथ 4 खंडपीठ की स्थापना की जाती है। साथ ही साथ कितनी? 4 खंडपीठ की स्थापना की जाती है। एक उदयपुर के अंदर खंडपीठ की स्थापना की जाती है, एक कोटा के अंदर खंडपीठ की स्थापना की जाती है, एक जयपुर के अंदर की जाती है और एक बीकानेर के अंदर खंडपीठ की स्थापना की जाती है। यानी कि 29 अगस्त 1949 को राज्य के तात्कालिक राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड ने जोधपुर को अंदर राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ और इसके अलावा 4 खंडपीठ की स्थापना की। एक उदयपुर में, एक कोटा में, एक जयपुर में और एक बीकानेर में। और 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा की नियुक्ति की जाती है। यानी कि राजस्थान के हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? कमलकांत वर्मा। और ये पूर्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और इसी के साथ साथ 11 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश व 11 अन्य न्यायाधीश को राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद में राजस्थान के राज प्रमुख एक अधिसूचना जारी करते हैं 22 मई 1952 को। 22 मई 1952 को एक अधिसूचना जारी करते हैं और उसके तहत बीकानेर खंडपीठ को, कोटा खंडपीठ को और उदयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद में एक पी सत्यनारायण राव समिति की अध्यक्षता के अंदर 1958 के अंदर एक समिति गठित की जाती है और पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 26 फरवरी 1958 को जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद में जयपुर खंडपीठ को भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा 8 दिसंबर 1977 को भारत के राष्ट्रपति एक आदेश निकालते हैं और आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आदेश निकाला जाता है कि 8 दिसंबर 1977 को यह आदेश निकाला जाता है कि जयपुर में पुनः खंडपीठ की स्थापना की जाए। और इस आदेश के तहत 31 जनवरी 1977 को जयपुर खंडपीठ की पुनः स्थापना की जाती है। तो ये राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई थी? यानी कि जयपुर के अंदर कब खंडपीठ की स्थापना की गई थी? तो 1 नवंबर 1956 को नहीं, 8 दिसंबर 1956 को जयपुर खंडपीठ को पुनः स्थापना करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था, यानी कि आदेश निकाला गया था। और ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा कौन सी? 51 की उपधारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने यह आदेश निकाला था। और उसके बाद में
31 जनवरी 1977 को एक खंडपीठ स्थापना हो जाती है जयपुर के अंदर, पुणे। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठों की संख्या कितनी है? 1, 3, 2 या 4? तो वर्तमान के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कितनी है? 1 है, और वह कहां पर है? जयपुर में। जयपुर में। अगर पूछे कि जब राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई उस समय राजस्थान के अंदर कितनी खंडपीठ थी, तो आपका आंसर होगा 4 थी, क्योंकि जब 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी उस समय 4 खंडपीठ थी। एक उदयपुर थी, एक कोटा थी, एक जयपुर थी और एक बीकानेर थी। लेकिन उसके बाद में 22 मई 1952 को राजस्थान के तात्कालिक राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड ने एक आदेश निकाला और इसके तहत उदयपुर, कोटा व बीकानेर की खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? इनकी खंडपीठ की स्थापना कब की? 31 जनवरी 1977 को। प्रश्न पूछा जाएगा किसके आदेश पर? तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार। और कौन से अधिनियम की कौन सी धारा के तहत? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह आदेश निकाला गया था और उसके तहत पुणे जयपुर खंडपीठ को स्थापना की गई थी। अगर पूछे कि जयपुर खंडपीठ को कब समाप्त किया गया था, तो आपका आंसर होगा पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 26 फरवरी 1958 को जयपुर खंडपीठ को समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ यानी कि बेंच निम्न में से कहां स्थित है? बीकानेर में, अजमेर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो खंडपीठ कहां है? जयपुर में। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय जयपुर के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। जयपुर खंडपीठ के बारे में कौन सा कथन सही है, हमें छांटना है। पहला कथन, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की गई थी, बिल्कुल सही है। जयपुर खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 को की गई थी, पहला कथन सही है। दूसरा कथन, स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया था, जी नहीं, गलत है। अभी मैंने बताया था कि जयपुर खंडपीठ की स्थापना के लिए भारत के राष्ट्रपति ने आदेश निकाला था और इनको शक्ति राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के तहत भारत के राष्ट्रपति ने यह आदेश निकाला था। इसका मतलब राज्य का राज्यपाल नहीं आएगा, यहां पर कौन आएगा? भारत का राष्ट्रपति आएगा। इसका मतलब क्या है? दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन, पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था, बिल्कुल सही है। जयपुर खंडपीठ की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। और प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कौन सी धारा के अंतर्गत? तो 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने जयपुर खंडपीठ की पुनः स्थापना के लिए आदेश निकाला था। इसका मतलब तीसरा कथन सही है। चौथा, जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया है, बिल्कुल सही है। जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया है क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहां है? जोधपुर में, इसलिए जयपुर क्या है? खंडपीठ है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सी व डी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का पता लगाइए। पहला कथन, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई, पहला ही कथन गलत है क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना राजस्थान के तात्कालिक राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड ने 29 अगस्त 1949 को की। कब की? 29 अगस्त 1949 को। किसके द्वारा? राजस्थान के राज प्रमुख कौन? सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा।
इसका मतलब पहला ही इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर जोधपुर में है, बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट का एक मुख्य पीठ का है जोधपुर में और खंडपीठ का है जयपुर में, यानी कि दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का एक न्यायालय जयपुर में है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहला कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे। अब कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या था? क्या राजस्थान के राज्यपाल थे? जी नहीं, राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? जी नहीं, क्योंकि राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। इसका मतलब दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश थे? जी हाँ, कमलकांत वर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और इससे पूर्व कमलकांत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के तात्कालिक राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी और इन्हीं के द्वारा इनको पद की शपथ दिलाई गई थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा, यानी कि कमलकांत वर्मा। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा किया गया 29 अगस्त 1949 को। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को हुआ था। निम्नलिखित में से किसने उस दिन 11 अन्य न्यायाधीश के साथ मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो राजस्थान के अंदर 29 अगस्त 1949 को 11 अन्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी और इसके साथ मुख्य न्यायाधीश को शपथ किसको दिलाई गई थी? न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया था? गिरधारी लाल व्यास समिति, मधुकर गुप्ता समिति, सुरेश माथुर समिति, सत्यनारायण राव समिति। तो इसका राइट आंसर होगा पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 26 फरवरी 1958 को जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगर पूछे कि पी सत्यनारायण राव समिति के अंतर्गत और 2 सदस्य थे, उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो पी सत्यनारायण राव समिति के अंतर्गत 2 सदस्य थे। इसका नाम, एक का नाम था बीके गुप्ता, एक का नाम था बीके गुप्ता, एक का नाम था वी विश्वनाथन। ये 2 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? 16 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1952 को, 1 अक्टूबर 1952 को, 31 दिसंबर 1952 को। तो राजस्थान हाईकोर्ट के नए नियम 1952 कब प्रभावी हुए? 1 अक्टूबर 1952 को प्रभावी हुए। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और इसके अंतर्गत कुल 8 भाग हैं और 39 अध्याय हैं और 924 नियम दिए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट नियम 1952 के जो प्रभावी हुआ था 1 अक्टूबर 1952 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से 1949 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और राज्य में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है? यानी कि जब 1949 के अंदर
जब 11 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी तो वह कौन कौन से जिले से थे? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। कौन सा कथन सही सम्मिलित है? पहला, न्यायमूर्ति आनंद नारायण कौल क्या कोटा से थे? नहीं। तो कहां से थे? ये अलवर से थे। कहां से थे? अलवर से थे। न्यायमूर्ति के शर्मा भागपुर से थे। बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा कथन इसका सही है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। तीसरा, न्यायमूर्ति त्रिलोचन दंत अलवर से थे। गलत है। कहां के थे? बीकानेर के थे। कहां के थे? ये बीकानेर के थे। और न्यायमूर्ति खेमचंद गुप्ता ये बीकानेर से थे। गलत है। कहां के थे? ये कोटा के थे। कहां के थे? कोटा के थे। आपको मैं 11 जो अन्य न्यायाधीश बने थे उनको एक बार मैं बता देता हूं कि उनका क्या नाम है और वह कौन से जिले से थे। जोधपुर से कौन कौन से थे? तो लाला नवल किशोर व अमर सिंह जसोल, ये कहां से थे? जोधपुर से थे। जोधपुर के 2 न्यायाधीश थे, लाला नवल किशोर और अमर सिंह जसोल। इसके अलावा जयपुर के 2 थे, एक का नाम था कंवरलाल बाफना, जयपुर से थे, और एक मोहम्मद इब्राहिम, ये कहां से थे? जयपुर से थे। कंवरलाल बाफना और मोहम्मद इब्राहिम ये जयपुर से थे। इसके अलावा उदयपुर से कौन थे? उदयपुर से 2 थे, एक तो जवान सिंह राणावत थे, और इसके अलावा शार्दुल सिंह मेहता और जवान सिंह राणावत कहां से थे? उदयपुर से थे। और इसके अलावा दुर्गा शंकर दवे ये कहां से थे? बूंदी से थे। दुर्गा शंकर दवे कहां से थे? बूंदी से थे। और इसके अलावा के शर्मा कहां से थे? भरतपुर से थे। और त्रिलोक चंद कहां? बीकानेर से। त्रिलोक चंद कहां से? बीकानेर से। और केशम चंद गुप्ता कहां से? कोटा से। और एक अलवर से एक थे, इनका नाम था आनंद नारायण कौल, कहां से थे? अलवर से थे। तो ये 11 अन्य न्यायाधीश थे जो किसी अन्य जिले से थे। इनका नाम पूछा जाएगा कि ये कौन से जिले से संबंध रखते हैं। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमल कांत वर्मा, जो पूर्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन, ये वापस क्वेश्चन आया। राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? पहला, न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर जोधपुर से थे। बिल्कुल सही है, लाला नवल किशोर जोधपुर से थे। और इसके साथ अमर सिंह जसोल भी जोधपुर से थे। इसका मतलब पहला कथन सही है। दूसरा, न्यायमूर्ति कंवर लाल बाफना जयपुर से थे। बिल्कुल सही है। जयपुर से कौन से थे? एक तो कंवर लाल बाफना और इसके अलावा मोहम्मद इब्राहिम जयपुर से थे। इसका मतलब दूसरा कथन सही है। तीसरा, जवान सिंह राणावत कोटा से थे। यह गलत है, क्योंकि जवान सिंह राणावत कहां से थे? उदयपुर से थे। कहां से थे? उदयपुर से थे। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, सही सम्मिलित नहीं है। तो कोटा से कौन थे? तो कोटा से केशम चंद गुप्ता कहां से थे? कोटा से थे। और चौथा है कि न्यायमूर्ति त्रिलोचन दंत बीकानेर से थे। बिल्कुल सही है। इसका मतलब चौथा भी कथन सही है। तो गलत कौन सा था? 3 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? यानी कि जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में कौन सा जिला नहीं आता है? बूंदी आता है? बिल्कुल आता है। टोंक आता है? बिल्कुल आता है।
झालावाड़ आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जयपुर पीठ के अंतर्गत नहीं आता है, ये जोधपुर पीठ के अंतर्गत आता है। आपकी जानकारी ये बता दूं कि जयपुर पीठ के अंतर्गत कुल 17 जिला न्यायालय आते हैं। कितने? कुल 17 जिला न्यायालय आते हैं। और जोधपुर पीठ के अंतर्गत कुल 19 जिला न्यायालय आते हैं। कुल 19 जिला न्यायालय आते हैं। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान में कुल 37 जिला न्यायालय हैं। कुल 37 जिला न्यायालय हैं। इन 37 जिला न्यायालय में से जोधपुर जिले के अंदर 2 जिला न्यायालय हैं और जयपुर जिले के अंतर्गत 3 जिला न्यायालय हैं। और अब जयपुर पीठ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर पीठ के अंतर्गत जयपुर संभाग पूरा आता है, इसके साथ ही साथ भरतपुर संभाग आता है पूरा, और इसके साथ कोटा संभाग पूरा आता है, और इसके अलावा अजमेर संभाग के 2 जिले, एक तो अजमेर और एक टोंक, ये किसके क्षेत्र में आते हैं? ये जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत आते हैं। और जोधपुर मुख्य पीठ के अंतर्गत कुल 19 जिला न्यायालय आते हैं। उसमें से जोधपुर संभाग के पूरे जिले, इसके अलावा उदयपुर संभाग, और इसके अलावा बीकानेर संभाग, और इसके अलावा अजमेर संभाग के 2 जिले, एक नागौर और एक भीलवाड़ा, ये सभी जोधपुर पीठ के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? मुख्य पीठ कौन सी? जोधपुर की बात हो रही है। मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर में। बांसवाड़ा आता है, बिल्कुल बांसवाड़ा आता है, क्योंकि बांसवाड़ा उदयपुर संभाग में आता था। डूंगरपुर आता है, बिल्कुल आता है। झालावाड़ आता है, झालावाड़ नहीं आता है, क्योंकि झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, ये मुख्यतः कोटा संभाग में आते हैं, और कोटा संभाग पूरा जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, जो मुख्य पीठ के अंतर्गत नहीं आते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? भीलवाड़ा आता है, जी हाँ। अजमेर संभाग के 2 जिले जो जयपुर पीठ के अंतर्गत आते हैं, एक तो अजमेर और एक टोंक, इसका मतलब भीलवाड़ा नहीं आता। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अजमेर आता है, बारां आता है, क्योंकि कोटा संभाग में पड़ता है। अलवर आता है, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। भीलवाड़ा जोधपुर पीठ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। क्या यह कथन सही है? गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, न कि अनुच्छेद 213 में। इसका मतलब पहला कथन गलत है। तो 213 में क्या है? 213 में राज्य के राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किसमें? अनुच्छेद 213 के अंदर। और 214 के अंदर प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, इसका प्रावधान 214 के अंदर है। 214। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि भारतीय संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालय की संरचना, उसके कार्य, उसकी शक्तियों का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक मिलता है। इसका मतलब पहला कथन गलत है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। बिल्कुल सही है। राज्य के जितने भी हाई कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति कोलेजियम की सिफारिश पर करता है। इसका मतलब दूसरा कथन सही है। तीसरा, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है, यह भी कथन सही है। यानी कि हाई कोर्ट को
रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में, बिल्कुल सही है। और सुप्रीम कोर्ट को कौन से अनुच्छेद में? सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। चौथा ऑप्शन, भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार दो तथा दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, यह भी कथन सही है। कहां लिखा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 के अनुसार यह प्रावधान है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाईकोर्ट का गठन किया जा सकता है, और यह गठन कौन कर सकता है? भारत की संसद कर सकती। इसकी यानी कि इसकी शक्ति किसके पास में है? भारत की संसद के पास में। यानी कि संसद चाहती है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 का प्रयोग करते हुए दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाईकोर्ट का प्रावधान कर सकती है। इसका मतलब चौथा भी कथन सही है। इसका मतलब दूसरा, तीसरा व चौथा सही है, तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर, 2, 3 व 4। अगला क्वेश्चन, राज्यों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। यानी कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल सही है, पहला ही कथन सही है। राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसका मतलब पहला ही कथन इसका राइट आंसर है। लेकिन वर्तमान के अंदर कोलेजियम की सिफारिश पर की जाती है, और उस कोलेजियम के अंदर चार वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, और उसी की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर होगा 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ सलाह लेने के बाद में वह नियुक्ति करता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? इसका राइट आंसर होगा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 217(1) के तहत किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति को। और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कोलेजियम की सिफारिश पर, अनुच्छेद 217(1) के तहत। अब कोलेजियम की प्रणाली की शुरुआत सेकेंड जजेस केस 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश और इसके अलावा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश की सलाह पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन वर्तमान में कोलेजियम की संरचना थर्ड जजेस केस 1998 में आया था, और उसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, और इनसे मिलकर क्या बनती है? कोलेजियम बनती है। और इस कोलेजियम की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन, उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। जी हाँ, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है अनुच्छेद 219 के तहत। यानी कि 219 के अंदर
हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख मिलता है और जिसको शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इसका मतलब दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कि वह अपना त्याग पत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है। क्या हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है? गलत है। किसको देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। भारत के राष्ट्रपति को लिखित हस्ताक्षरित सहित हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 217 एक क में लिखा है। तो इसका मतलब कौन से सही हुए? पहला कथन सही, दूसरा सही व तीसरा सही, सॉरी तीसरा गलत है। इसका मतलब कथन 1 व 2 सही। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि अनुच्छेद 200, अगला क्वेश्चन आगे बताऊंगा, यही क्वेश्चन है। भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? अगर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा? गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा? दूसरा कथन सही है। अनुच्छेद 213 के अंदर लिखा है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के न्यायमूर्ति से यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय दिया जाता है और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और ये कहां लिखा है? अनुच्छेद 217(3) में लिखा है। अनुच्छेद 217 की बात करें तो अनुच्छेद 217 के अंदर एक के अंदर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, जो कि कॉलेजियम की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 217(2) के अंदर हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता का उल्लेख मिलता है और हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की 2 योग्यताएं। एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी योग्यता है कि वह भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा में कार्यरत हो, या फिर यह नहीं है तो दूसरी ये योग्यता हो सकती है कि हाईकोर्ट या किसी अन्य न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत की हो, यानी कि अधिवक्ता के रूप में रह चुका हो, उसे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनने की योग्यता है। ये कहां लिखा है? अनुच्छेद 217(2) में लिखा है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु की सीमा का प्रावधान नहीं है कि वे 45 वर्ष की या 60 वर्ष की, यानी कि न्यूनतम सीमा का निर्धारण नहीं है। हाईकोर्ट की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष, यानी कि 62 वर्ष से हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाएगा। लेकिन मूल संविधान के अंदर 60 वर्ष थी, लेकिन इसे 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्ति की आयु। अगला क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं? अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद 227 से 232, अनुच्छेद 233 से 237, अनुच्छेद 234 से 240। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद हैं और हाईकोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन से? 214 से 231। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर।